Assalamu alaikum. Hope all of you find by the grace of Allah, the Almighty beneficial and merciful for all of us respected. Sir teachers, friends, classmates and all of you. मैं हूं डॉक्टर अफरोज खान, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड सर्जन, और आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, थैलेसीमिया। ये एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो खून को प्रभावित करती है और भारत में लाखों लोग इसके कैरियर हैं या इससे पीड़ित हैं। कई बार इसके लक्षण सामान्य एनीमिया जैसे लगते हैं, जैसे थकान, कमजोरी या पीलापन। इसी कंफ्यूजन की वजह से सही डायग्नोसिस में देरी हो सकती है, जो मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। थैलेसीमिया की सटीक पहचान के लिए कई जरूरी लैब टेस्ट्स होते हैं और सही जानकारी के बिना यह समझना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा टेस्ट क्यों कराया जा रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर की तरह सरल भाषा में समझाऊंगा कि थैलेसीमिया को डायग्नोज करने के लिए कौन से टेस्ट्स सबसे महत्वपूर्ण हैं। हम सिर्फ टेस्ट्स के नाम नहीं जानेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि वे कैसे काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट में क्या देखा जाता है और वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। आज हम जानेंगे कौन से 7 टेस्ट्स सबसे महत्वपूर्ण हैं और उनका क्या महत्व है। इस जानकारी से आप न केवल अपनी रिपोर्ट्स को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बल्कि अपने डॉक्टर से सही सवाल भी पूछ सकेंगे। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई लगातार थकान या एनीमिया से जूझ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम एक एक करके इन सभी टेस्ट्स की गहराई में जाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी शंका न रहे। चलिए इस महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत करते हैं और थैलेसीमिया से जुड़ी जानकारी को फैलाते हैं, ताकि हर किसी को सही समय पर सही इलाज मिल सके। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह जानकारी आपकी या आपके किसी अपने की जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहला और सबसे आम टेस्ट है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी आप कमजोरी या थकान की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो यह पहला टेस्ट होता है जो वे करवाते हैं। ये एक तरह से आपके खून की पूरी कुंडली है। ये हमें आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में बताता है। थैलेसीमिया के मामले में हमारा ध्यान मुख्य रूप से रेड ब्लड सेल्स पर होता है। ये टेस्ट हीमोग्लोबिन के स्तर को मापता है, जो थैलेसीमिया में अक्सर कम होता है, जिससे एनीमिया का पता चलता है। लेकिन सिर्फ हीमोग्लोबिन कम होना ही काफी नहीं है। सीबीसी में हम 2 और महत्वपूर्ण पैरामीटर्स देखते हैं, एमसीवी यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम और एमसीएच यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एमसीवी आपके रेड ब्लड सेल्स का औसत आकार बताता है और एमसीएच बताता है कि हर सेल में औसतन कितना हीमोग्लोबिन है। थैलेसीमिया में शरीर छोटे और कम हीमोग्लोबिन वाले रेड ब्लड सेल्स बनाता है, इसलिए रिपोर्ट में आपको एमसीवी और एमसीएच की वैल्यू सामान्य से काफी कम मिलेगी। इसे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। अगर आपकी सीबीसी रिपोर्ट में यह पैटर्न दिखता है, तो यह डॉक्टर के लिए एक बड़ा संकेत होता है कि यह सिर्फ आयरन की कमी वाला एनीमिया नहीं है और आगे की जांच की जरूरत है। सीबीसी के बाद थैलेसीमिया की पुष्टि के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, वो है एचपीएलसी। इसका पूरा नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यह टेस्ट आपके खून में मौजूद अलग अलग तरह के हीमोग्लोबिन की मात्रा को बहुत सटीकता से मापता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं। HbA जो लगभग 96 से 98% होता है, HbA2 जो 3.5% से कम होता है, और HbF जो वयस्कों में 1% से भी कम होता है। थैलेसीमिया में इन हीमोग्लोबिन का संतुलन बिगड़ जाता है। यह टेस्ट थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर और थैलेसीमिया मेजर के बीच फर्क करने में सबसे ज्यादा मददगार है। उदाहरण के लिए बीटा थैलेसीमिया माइनर के केस में HbA2 का स्तर बढ़कर 3.5% से ऊपर चला जाता है, जो इसका एक क्लासिक संकेत है। वहीं थैलेसीमिया मेजर के मरीजों में HbA बनता ही नहीं या बहुत कम बनता है, और उनकी रिपोर्ट में HbF का स्तर बहुत ज्यादा, अक्सर 90% से भी ऊपर पाया जाता है। HPLC की रिपोर्ट एक ग्राफ के रूप में आती है, जिसमें अलग अलग हीमोग्लोबिन की चोटियां दिखती हैं, जिससे डायग्नोसिस करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए यह थैलेसीमिया की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है।
HPLC के आने से पहले हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ही थैलेसीमिया की जांच के लिए मुख्य टेस्ट हुआ करता था। हालांकि आज HPLC को ज्यादा सटीक माना जाता है, फिर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस कई लैब्स में अभी भी इस्तेमाल होता है और यह एक बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। यह टेस्ट भी HPLC की तरह ही काम करता है, यानी यह हीमोग्लोबिन के विभिन्न प्रकारों को अलग करता है, लेकिन इसकी तकनीक थोड़ी अलग है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को उनके चार्ज और आकार के आधार पर एक जेल पर अलग-अलग बैंड्स में अलग किया जाता है। इस टेस्ट में एक सामान्य व्यक्ति के सैंपल में HbA का एक मोटा बैंड दिखेगा, लेकिन बीटा थैलेसीमिया के मरीज में HbA का बैंड या तो बहुत हल्का होगा या गायब होगा और HbF और HbA2 के बैंड्स ज्यादा गहरे दिखेंगे। इसी तरह सिकल सेल एनीमिया जैसी अन्य हीमोग्लोबिनोपैथीज का पता लगाने में भी यह टेस्ट मदद करता है, क्योंकि उसमें HbS नाम का एक अलग हीमोग्लोबिन बैंड दिखाई देता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने यह टेस्ट लिखा है, तो यह भी एक विश्वसनीय तरीका है थैलेसीमिया के प्रकार की पुष्टि करने का, खासकर जब HPLC उपलब्ध न हो। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एक बहुत ही क्लासिक और महत्वपूर्ण जांच है। इसमें आपके खून की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर फैलाकर उसे स्टेन करके एक पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है। ये एक तरह से आपके रेड ब्लड सेल्स को लाइव देखने जैसा है। जहां CBC हमें नंबर्स बताता है, जैसे आकार और संख्या, वहीं पेरिफेरल स्मीयर हमें उनकी क्वालिटी, बनावट और असल रूप दिखाता है। ये डॉक्टर को बताता है कि सेल्स असल में दिख कैसे रहे हैं, जो डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। थैलेसीमिया के मामले में माइक्रोस्कोप के नीचे रेड ब्लड सेल्स बहुत असामान्य दिखते हैं। पैथोलॉजिस्ट को टारगेट सेल्स दिख सकते हैं, जो दिखने में शूटिंग टारगेट जैसे लगते हैं। इसके अलावा सेल्स के आकार और शेप में बहुत भिन्नता होती है, जिसे एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। कुछ सेल्स छोटे यानी माइक्रोसाइट्स, कुछ फीके यानी हाइपोक्रोमिक और कुछ आंसू की बूंद जैसे यानी टीयर ड्रॉप सेल्स दिख सकते हैं। यह विजुअल सबूत डॉक्टर के शक को और मजबूत करता है कि यह थैलेसीमिया हो सकता है, और यह आयरन की कमी वाले एनीमिया से इसे अलग करने में भी मदद करता है। जैसा कि हमने CBC में देखा, थैलेसीमिया और आयरन की कमी वाला एनीमिया दोनों में ही छोटे और फीके रेड ब्लड सेल्स यानी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बनते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आयरन स्टडीज या आयरन प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। आयरन की कमी में आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जबकि थैलेसीमिया के मरीज को बिना जरूरत आयरन देने से शरीर में आयरन ओवरलोड हो सकता है, जो अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस पैनल में मुख्य रूप से 3 चीजें मापी जाती हैं: सीरम आयरन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी यानी TIBC और सीरम फेरिटिन। सीरम फेरिटिन शरीर में स्टोर हुए आयरन का सबसे अच्छा इंडिकेटर है। आयरन की कमी वाले एनीमिया में शरीर का आयरन स्टोर खाली हो जाता है, इसलिए सीरम फेरिटिन का स्तर बहुत कम होता है। इसके विपरीत थैलेसीमिया में एनीमिया आयरन की कमी से नहीं, बल्कि हीमोग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन में गड़बड़ी से होता है। इसलिए थैलेसीमिया के मरीजों में सीरम फेरिटिन का स्तर या तो नॉर्मल होता है या बढ़ा हुआ होता है, खासकर उन मरीजों में जिन्हें बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो एक कम MCV के साथ अगर फेरिटिन नॉर्मल या हाई है, तो यह लगभग तय कर देता है कि समस्या थैलेसीमिया है, न कि आयरन की कमी। जब सारे टेस्ट्स थैलेसीमिया की ओर इशारा करते हैं, तो अंतिम और निर्णायक पुष्टि के लिए जेनेटिक टेस्टिंग या DNA एनालिसिस किया जाता है। यह टेस्ट सीधे आपके DNA में जाकर उस जीन म्यूटेशन या गड़बड़ी का पता लगाता है जो थैलेसीमिया का कारण बन रही है। यह हमें बताता है कि हीमोग्लोबिन बनाने वाले अल्फा या बीटा ग्लोबिन जीन में से कौन सा जीन प्रभावित है और म्यूटेशन किस प्रकार का है। ये सबसे सटीक और निश्चित टेस्ट है जो डायग्नोसिस पर आखिरी मुहर लगाता है। ये टेस्ट सिर्फ डायग्नोसिस के लिए ही नहीं, बल्कि फैमिली प्लानिंग और जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भी बेहद जरूरी है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति थैलेसीमिया का कैरियर, माइनर है या मेजर। अगर कोई कपल बच्चा प्लान कर रहा है और दोनों ही कैरियर है,
तो जेनेटिक टेस्टिंग से यह समझा जा सकता है कि उनके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का कितना खतरा है। ये टेस्ट यह भी बता सकता है कि मरीज के पास कितने दोष युक्त जीन हैं, जिससे बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि यह महंगा होता है और हर जगह उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जटिल मामलों में और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए यह एक अनिवार्य टेस्ट है। प्रीनेटल डायग्नोसिस उन कपल्स के लिए एक वरदान है जिनमें माता और पिता दोनों थैलेसीमिया के कैरियर यानी माइनर हैं। ऐसे कपल्स में हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, जो एक गंभीर बीमारी है। प्रीनेटल टेस्टिंग की मदद से गर्भावस्था के दौरान ही यह पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहे शिशु को थैलेसीमिया है या नहीं। इससे माता पिता को एक सूचित निर्णय लेने का मौका मिलता है। यह टेस्ट सीधे बच्चे के जेनेटिक मटेरियल पर किया जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, CVS यानी कोरियोनिक विलस सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस। CVS गर्भावस्था के 10वें से 13वें हफ्ते के बीच किया जाता है, जिसमें प्लेसेंटा यानी आंवल का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस 15वें से 20वें हफ्ते के बीच किया जाता है, जिसमें बच्चे के चारों ओर मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है। इन सैंपल्स से बच्चे का DNA निकालकर थैलेसीमिया जीन की जांच की जाती है। ये जानकारी परिवार को भविष्य के लिए तैयार होने और सही मेडिकल फैसले लेने में मदद करती है, ताकि एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण हो सके। तो दोस्तों, आज हमने थैलेसीमिया की जांच से जुड़े 7 सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट्स के बारे में विस्तार से जाना। CBC से लेकर जेनेटिक टेस्टिंग तक हर टेस्ट की अपनी एक खास भूमिका है, जो एक पहेली के टुकड़ों की तरह जुड़कर पूरी तस्वीर साफ करती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और अब आप इन टेस्ट्स और इनकी रिपोर्ट्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। याद रखिए, सही जानकारी ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। यह आपको और आपके परिवार को सही समय पर सही कदम उठाने की ताकत देती है। थैलेसीमिया एक गंभीर विषय है और मैं समझता हूं कि लैब रिपोर्ट्स को समझना कई बार मुश्किल हो सकता है। अगर आपको अपनी या किसी अपने की थैलेसीमिया रिपोर्ट को समझने में कोई मदद चाहिए, या आप इस विषय पर एक सरल PDF गाइड चाहते हैं जिसे आप रेफर कर सके, तो नीचे कमेंट्स में गाइड लिखकर मुझे बताएं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपके सवाल और फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसी से हम इस कम्युनिटी को और मजबूत बना सकते हैं। अंत में, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। थैलेसीमिया और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। Okay, again, we meet in next video and best medical topic.